आज से ठीक 1000 साल पहले मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत मिली। उसने आते के साथ हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से करके देवगिरी कर दी और ठीक 1 साल बाद वापस देवगिरी से करके दिल्ली कर दी। उसने सोने और चांदी के सिक्के हटा के पीतल के सिक्के ले आया। इन सारे फैसले से उसके मिनिस्टर्स, उसके प्रजा, वहां के सारे सिटीजन सब नाराज थे, पर फिर भी उसने किया। बेसिकली ही वॉज अ मैड डिक्टेटर। इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसी प्रधानमंत्री है जिसे ऑपोजिशन के लीडर अक्सर तानाशाह और तुगलक के नाम से बुलाते हैं। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट किए हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा चेंजेस किए हो। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने जुडिशरी को लेजिस्लेटिव से नीचे रखा हो। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने पाकिस्तान के 2 हिस्से किए और एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने इमरजेंसी को 2 बार लगाया हो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडिया की फर्स्ट एंड द ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की। कैसे उन्होंने जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट को अपने फेवर में यूज किया, कैसे उन्होंने सारे लॉज को अपने फेवर में यूज किया और ऐसे बिल्स और लॉज लेके आई, ऐसे चेंजेस लेके आई जिससे उनको पीएम की पोस्ट से कोई हटा ही नहीं सकता था। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि 1978 में कांग्रेस इलेक्शन हार गई। ऐसा क्या हुआ कि 28 साल बाद इंडिया में पहला नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर आया। आइए जानते हैं इस वीडियो। कहानी स्टार्ट होती है 1951 में, जब इंडिया में पहले लोकसभा इलेक्शन होते हैं। पहले लोकसभा के इलेक्शन में पंडित नेहरू जी अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं विद क्लियर मेजॉरिटी और अगले 12 साल तक वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। फिर 1964 में उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी और उनकी भी डेथ हो जाती है अनएक्सपेक्टेडली इन द ईयर 1966। मैं अनएक्सपेक्टेडली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मान लीजिए भारत का सबसे जरूरी आदमी, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, वो किसी और कंट्री से, वहां पे उनकी किसी भी रीजन से डेथ हो जाए, ठीक है, और उनकी डेड बॉडी जब वापस इंडिया आए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट करे ही ना। कुछ ऐसा ही हुआ था शास्त्री जी के साथ, इसलिए काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेट्स गेट बैक टू आवर ओल्ड टॉपिक। तो अब क्या हुआ, 1966 में कांग्रेस के बड़े लीडर्स के पास कोई ऐसा पीएम फेस रहा ही नहीं। तो उस समय कांग्रेस में एक गूंगी गुड़िया थी, बेसिकली अ डम डॉग, जो कि ज्यादा ना बोलती हो। आपने सही गेस किया, वो थी इंदिरा गांधी। तो कांग्रेस के बिग लीडर्स ने सोचा कि क्यों ना हम इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, एज अ पपेट लीडर इनको रखेंगे, इनके पीछे तो शासन हम ही करेंगे। आपने पंचायत देखिए ना, प्रधान जी वाला सीन एकदम भाई। बट इंदिरा गांधी निकली थोड़ी स्मार्ट। 1966 में इंदिरा गांधी इंडिया की 3rd प्राइम मिनिस्टर बनती है एंड दी ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनती है। उसके बाद 1966 से लेकर 71 में इंदिरा गांधी ने जम के डेवलपमेंट किया। राजस्थान में आज इतना पानी है, इंदिरा गांधी की वजह से। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, अगेन इंदिरा गांधी की वजह से। डैम्स प्रोजेक्ट, कैनाल प्रोजेक्ट, सब इंदिरा गांधी के। और धीरे धीरे करके इन्हीं 4 साल में इंदिरा गांधी ने अपनी पावर्स को सेंट्रलाइज करना स्टार्ट कर दिया। और फिर 1971 में वापस इलेक्शन होते हैं, उसमें इंदिरा गांधी फिर मेजॉरिटी के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाती है। और 1972 इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल करियर का सबसे गोल्डन फेज। उस समय वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान पे बहुत सारे वायलेंस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर तरह का वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली स्पीकिंग मेजॉरिटी है, पर वेस्ट पाकिस्तान वालों ने ईस्ट पाकिस्तान को बोला कि अब से जितने भी गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स होंगे, स्कूल में पढ़ाई होगी, जो तुम्हारी नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। अब ईस्ट पाकिस्तान ने बोला भैया हम तो नहीं कर रहे, तो इसके अगेंस्ट में वेस्ट पाकिस्तान ने वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया। अब ईस्ट पाकिस्तान वाले इंडिया में घुसने लग गए फॉर सपोर्ट एंड हेल्प। तो इंदिरा गांधी ने आर्मी भेजी ईस्ट पाकिस्तान में टू फाइट वेस्ट पाकिस्तान। 14 दिन में वॉर खत्म होता है और इंदिरा गांधी ने लिटरली उस वक्त पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़े को एक नया देश बना दिया, जो कि था बांग्लादेश। यहां तक आपको सुन के लग रहा होगा कि कौन तुगलक, कौन तानाशाह, व्हाट अ प्राइम मिनिस्टर। ऑफ कोर्स इस टाइम पे इंदिरा गांधी वाज द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैड एवर सीन। पर चलिए अब चलते हैं कुछ बैक स्टोरीज पे, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बना दिया। एक डेमोक्रेसी में जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, पर इंदिरा गांधी ने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में जुडिशरी को लेजिस्लेटिव से नीचे रखना स्टार्ट। ईयर 1969 इंदिरा गांधी ने रातों रात प्रेसिडेंट से बिल साइन करवा के देश के 14 बड़े बैंक को नेशनलाइज कर दिया। अब इनमें से एक बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके चेयरपर्सन चले गए सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ केस करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा केस वेस देखा, लड़ाई वड़ाई सुनी, उसके बाद इंदिरा गांधी के डिसीजन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। पर इंदिरा गांधी ने इसके अगेंस्ट लाया 25th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज लाया और कहा कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी प्राइवेट एंटिटी को पब्लिक कर सकती है। और इसके साथ इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ओवररूल कर दिया।
अब आप सबको तो पता ही होगा, जब इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया में 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे। सरदार भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब बहुत मुश्किल से इन्होंने इंडिया को यूनिटी लाया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एज वी से। तो जब ये सब यूनिफिकेशन का काम धंधा चल रहा था, तब सरदार भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि वो इन प्रिंसली स्टेट की फैमिली को सालों साल तक एक टोकन एक स्टाइपेंड अमाउंट पे करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है, उन्होंने देखा कि यार ये जो पेमेंट है इसका तो इकोनॉमिक कंडीशन पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उन्होंने ये पेमेंट कैंसिल कर दी। अब रॉयल फैमिलीज पहुंच गई कोर्ट ने फिर से देखा, कोर्ट ने बोला इंदिरा गांधी आपका डिसीजन अगेन नल एंड वॉइड है, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। पर इंदिरा गांधी बीइंग इंदिरा गांधी वो लाती है कॉन्स्टिट्यूशन में 26th अमेंडमेंट, जो कि कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसली स्टेट्स को आइडेंटिफाई ही नहीं करता है। ईयर 1971 याद ही होगा आपको, जब इंदिरा गांधी दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी हमारी कंट्री की, तो एक उड़ते उड़ते खबर आती है कि इंदिरा गांधी ने ये इलेक्शन चोरी से जीता है। जो उनके अपोजिंग लीडर थे राज नारायण, उन्होंने उन पे कुछ एलिगेशंस लगाए थे कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में फ्रॉड एक्टिविटीज की है। तो ये एलिगेशंस लेके वो चले जाते हैं कोर्ट, और इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने पूरे केस को स्टडी किया और इस वर्डिक्ट पे आई कि जो भी एलिगेशंस लगाए गए इंदिरा गांधी पे वो सारे सही है, और ये वर्डिक्ट दिया कि इंदिरा गांधी को अपने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, और तो वो अगले 6 साल तक अपने पॉलिटिकल करियर में कुछ भी नहीं कर सकती हैं, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले सकती हैं। अब इंदिरा गांधी बीइंग इंदिरा गांधी अगेन वो ऐसा कुछ करती हैं जो आपके होश उड़ा देगा। पर ये सुनने से पहले सर अब वापस थोड़ा पीछे चलते हैं 1971 में और जानते हैं कि उनके सेकेंड टेन्योर में और क्या क्या हुआ। पाकिस्तान के तो 2 टुकड़े हुए ही, पर उसके साथ साथ ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ने लग गए थे, कांग्रेस के बहुत सारे स्कैम्स आगे आने लग गए, जैसे कि गुजरात वाला स्कैम, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को अपनी गुजरात की जो खुद की गवर्नमेंट थी उसको फायर कर देना पड़ा। इसके बाद जब वॉर के बाद इंडिया में इमरजेंसी लगी थी, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत आगे जा चुका था, सारी चीजों के प्राइसेस, बेसिक एमिनिटीज के प्राइसेस, खाना रहना सब कुछ बढ़ गया था, इकोनॉमी भी क्राइसिस में चली जा चुकी थी। पर इसके साथ साथ ये सब तो हो ही रहा था 1974 में। 1975 में इलाहाबाद का वर्डिक्ट तो याद है जो मैंने आपको बताया था, वो भी आ गया। इसको देख के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, वैसे तो कांग्रेस के टाइम पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो उनके लेवल की हो, पर एक थी 1970s में जो की थी जनता दल। जनता दल वही है जिसके आज पार्ट सुनते हो, जैसे बीजेपी हो गया, जेडीयू हो गया, आरजेडी हो गया, ये सब जनता दल का ही पार्ट था। तो जनता दल के लीडर्स ने इंदिरा गांधी के खिलाफ जम के प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जयप्रकाश जी ने इतनी बड़ी रैली बुला ली जिसमें 3000 लोग थे, 2 से 3000 लोग, स्टूडेंट सब लोग आ गए और एंटी इंदिरा गांधी स्लोगन्स देने लग गए, जस्ट बिकॉज जो इलाहाबाद का हाईकोर्ट का वर्डिक्ट था उसके अगेंस्ट, और जो भी हमारी इकोनॉमी और देश में 71 से 75 के बीच चल रहा था। अब ये सब 75 में चल रहा था, इलेक्शन लास्ट हुए थे 71 में, अगला इलेक्शन कब होना था? 76 में। तो इंदिरा गांधी को पता था कि 76 में इलेक्शन हो गए तो मैं पक्का हार जाऊंगी, अब कुर्सी तो बचानी है। तो अब इंदिरा गांधी करती है अपने पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी गलती, वो लाती है 38 अमेंडमेंट और यूज करती है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 को यूज करके इंडिया में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब इमरजेंसी 3 रीजन की वजह से लगा सकता है कोई प्रेसिडेंट। पहला, वॉर हो जाए, जैसे हमने पाकिस्तान और चाइना के वक्त लगाया था। दूसरा, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, मान लो लश्कर तैयबान, तालिबान या आईसिस आके इंडिया में अटैक करने लग जाए। तीसरा इज इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब जितनी भी पॉलिटिकल रैलीज हो रही थी उस समय इंडिया में, इंदिरा गांधी ने बोला ये सारे लीडर्स, ये सारी रैलीज, ये जो भी है सब एंटी नेशनल है, फॉरेन फंडेड है और ये इंडिया की पीस को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो इंदिरा गांधी ने इन सारी रैलीज को इंटरनल डिस्टर्बेंस का रीजन बता के रातों रात पूरे भारत को 2 साल के लिए इमरजेंसी में ढकेल दिया। और तो और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने के लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी का यूज करना है, इमरजेंसी हटाने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। मतलब अगर इमरजेंसी लगाना है तो वो बहुत ईजी है, पर अगर हटाना है तो वो बहुत मुश्किल है। और इमरजेंसी लगाने के बाद इंदिरा गांधी यूज करती है 38 अमेंडमेंट। 38 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर एक बार प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा दे तो उसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना रिव्यू या कोई भी उस पे केसेस नहीं चल सकते हैं, वो डिसीजन फाइनल है और इर्रिवर्सिबल। अब बताओ ये मूव जस्टिफाइड था? अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं किया, हम तो डेमोक्रेसी हैं, सुप्रीम कोर्ट और जितनी भी हमारी जुडिशियल सिस्टम है वो सारी तो इंडिपेंडेंट है, अगर कोई रूलर या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा डिसीजन ले ले तो सुप्रीम कोर्ट तो उसके अगेंस्ट कुछ कर सकती है। पर इंदिरा गांधी ने इतने सारे अमेंडमेंट्स लाए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें एक था 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में एक साथ 56 आर्टिकल में चेंजेस किए गए थे। 56
वो भी एक बारी में। बहुत सारे एडवोकेट और जजेस इस अमेंडमेंट को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बुलाते हैं। और तो और इन सब अमेंडमेंट्स के बाद 2-3 अमेंडमेंट्स और आए जिनके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट कोई भी सिटीजन या कोई भी कोर्ट इंडिया में कोई भी जुडिशियल रिव्यू, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस नहीं लगा सकता है। उनके किसी भी डिसीजन पे आप कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं लगा सकते हो। इसके साथ इंदिरा गांधी ने अपने इमरजेंसी पीरियड में स्टेट्स को भी बहुत परेशान किया। आर्टिकल 356 के हिसाब से जो भी गवर्नर होता है, अगर वो प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख के दे दे कि भाई ये जो स्टेट है ना, इसकी सरकार से कुछ नहीं हो रहा, ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप इमरजेंसी लगा दो, तो वो स्टेट में इमरजेंसी लग जाती है, वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव डिसॉल्व हो जाती है। इंदिरा गांधी ने इसका यूज 50 से ज्यादा बार किया था रीजनल पार्टीज की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने के। अब 2 साल बाद इंडिया में इमरजेंसी खत्म हो जाती है और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है इंडिया में होते हैं इलेक्शन। जवान तो देखी होगी आप सबने। आपको पता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही 1978 में इलेक्शन होते हैं, इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी हार जाती है और पूरे 28 साल बाद इंडिया में पहला नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर आता है, मोनार्ची देसाई। जैसे ही मोनार्ची देसाई आते हैं इंडिया में, पहले इंदिरा गांधी ने जितने भी अमेंडमेंट लाए थे उनको वो रिवर्स कर देते हैं। जैसे इमरजेंसी लगानी है तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और अगर हटानी है तो सिंपल चाहिए। जो थर्ड रीजन था इमरजेंसी लाने के लिए, विच वॉज इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको चेंज करके कर दिया जाता है आर्म रेबिलियन, कि अगर बहुत सारे लोग गन लेके उतर जाए तो ये तो सिविल वॉर हो गई, तब तो इमरजेंसी लगाना जस्टिफाइड है। पर जो पार्टी थी मोनार्ची देसाई की, वो बस 2 साल तक रूल कर पाती है। उसके बाद जनता दल में कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स होने लग जाती है, जिसकी वजह से 1980 में उनकी सरकार गिर जाती है। फिर 1980 में वापस इलेक्शन होते हैं, लोग वापस इंदिरा गांधी को चूज कर लेते हैं, सोचते हैं कि कैसी भी थी वो प्राइम मिनिस्टर, कम से कम एक स्टेबल गवर्नमेंट तो रखती थी। फिर इंदिरा गांधी का 1980 से लेके जो भी उनका नेक्स्ट टेन्योर था टिल 85-84, वो सिर्फ खालिस्तान और इन सब मूवमेंट्स के बीच ही रिवॉल्व करता है। खालिस्तान की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं हम उन पे वीडियो बनाएं तो डू कमेंट। और अगर आपको लगता है कि खालिस्तान का मूवमेंट 1980 से आया था या अभी आया, तो ऐसा नहीं है। खालिस्तान का मूवमेंट 1920 से चल रहा है। जब इंडिया में 2 नेशन की बात हो रही थी, तब इंडिया में 3 नेशन की भी बात चल रही थी, विद 3rd नेशन वाज खालिस्तान। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।